अकबर बीरबल, बगदाद से आया उड़ने वाला घोड़ा। अनसुनी और दिल दहला देने वाला दृश्य। दिल्ली का शहर शाही छटा लिए हुआ था। सम्राट अकबर की दया और न्याय की गूंज हर कोने में महसूस होती थी। ऐसे समय में जब दरबार में राजनीति, राजस्व और पराई अपनी किस्मत के किस्से रोज के विषय थे, बीरबल अपनी चतुराई और सहज हंसी से सबके मन मोड़ा करता। पर किसी ने सोचा भी ना होगा कि एक दिन बगदाद से आया एक हवाइन घोड़ा ना केवल महल की शांति को चिरपार करेगा, बल्कि अकबर और बीरबल की समझदारी का एक ऐसा कसौटी लेकर आएगा जिसे दरबार की सारी चालाकियां भी डाल ना पाएंगी। नमस्कार। उन्हें एक अजीब खबर। एक बरसात के बाद की साफ हवा में एक ताज़ा खबर दिल्ली पहुंचती है। बगदाद की विशाल गलियों और बाजारों से एक करिश्माई चीज भेजी जा रही है। एक घोड़ा, पर ऐसा घोड़ा कि वो जमीन पर नहीं, हवा में भी दौड़ सकता है। खबर फैलते ही लोगों की बेचैनी और जिज्ञासा बढ़ी। कुछ इसे महज अफवाह कहते, कुछ ने घने सुने किस्सों का नाम दे दिया। पर जब खबर वजीर आजम के कानों तक पहुंची तो मामला गंभीर बना। वजीर आजम ने अकबर को बताया, हजरत, बगदाद की एक अमीर सुल्तानी ने ये अद्भुत घोड़ा आपके सम्मान में भेजा है। वो संदेश में चाहती हैं कि आप उसे अपनी अदालत में परखें, पर यह भी लिखा है कि घोड़े को केवल वही राजा पाल सकता है जिसका दिल बड़ेपन और न्याय से भरा हो। अकबर मुस्कुराकर बोले, यदि घोड़ा सच में हवा में उड़ता है तो हमें उसे देखकर ही निर्णय लेना चाहिए, पर हिम्मत और दयालुता की कसौटी भी कोई कम नहीं। बीरबल, तुम कहो तो इस घोड़े का स्वागत करते हैं। बीरबल ने तेज निगाहों से कहा, जहां पना, हवा में दौड़ने वाले घोड़े की दावत शायद केवल दिखावे की हो, पर असली दावत तो उस चुनौती में छिपी है जिसे घोड़ा लाया है। मैं चाहता हूं कि पहले घोड़े की परीक्षा उसके स्वभाव से की जाए और फिर ही किसी पर इसका अधिकार दिया जाए। बगदाद का प्रतिनिधि। कुछ दिनों बाद एक भव्य एस्कॉर्ट के साथ बगदाद का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई एक बुजुर्ग कुलीन और उसकी बेटी ने की। उस बेटी की आंखों में किसी राज की गहराई थी। घोड़ा एक सूती ढके ढोले पर लाया गया, पर जब उसे प्रथम बार खुला छोड़ा गया तो भीड़ के छाती में एक अजीब सिहरन तोड़ गई। घोड़ा केवल शांत और गरिमापूर्ण नहीं था, उसकी गर्दन की चाल और आंखों का तेज ऐसा था मानो वह किसी और दुनिया का जीव हो। प्रतिनिधि मंडल के मुखिया ने कहा, जहां पना, ये घोड़ा निस्फर कहा जाता है। हमारे खानदान के पुराने किस्सों के अनुसार ये घोड़ा हवाओं के देवताओं का उपहार है, पर हम इसे किसी ऐसे शासक को देना चाहते हैं जो उसे जकड़कर नहीं रखेगा, बल्कि उसे आजादी और सम्मान दे। एक समूह के कुछ सभासदों ने इसके राजनीतिक मायने गिनाने शुरू किए। यदि ये सच है तो हमारी सत्ता का प्रतीक बन जाएगा। पर बीरबल ने शांत चित्त से कहा, हमें इसको देखने, समझने और परखने की आवश्यकता है। बहुमूल्य चीजों पर भी अक्सर कसौटी लगानी पड़ती है। पहली उड़ान। अकबर के आदेश पर घोड़े को खुले मैदान में लाया गया। वजीर आजम, सैनिक, आम जनता और बीरबल सब मौजूद थे। बगदादी कुलीनी ने बताया कि घोड़े को उड़ा पाने के लिए केवल और केवल उसका विश्वास चाहिए, वो भी एक ऐसे व्यक्ति से जो अपने निर्णयों में निडर हो और परोपकारी भी। जब घोड़े ने पहली बार पंखों सा फैलते हुए अपने अग्रभाग से हवा को काटा तो जमीन से उसका एक पग उठा और वो कुछ इंच हवा में तैर गया। भीड़ चिल्लाई, प्रतीकात्मक फूल हवा में उछलकर फैल गए। पर शाही दरबार में ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य ही नहीं था। घोड़े के उड़ते ही आसपास के कुछ लोगों की आंखों में लालसा और लोभ की आग भी दिखी। अकबर ने देखा कि कुछ सरदार इसकी तांबासी चमक और शक्ति पर लालायित थे। बीरबल ने अकबर का परिचय देखते हुए फुसफुसाया, जहां पना, इस घोड़े का मतलब केवल शक्ति नहीं है। शक्ति के पीछे किसका हित है, यही प्रश्न हमें देखने को है। चालाक चालें। कुछ दरबारी, विशेषकर कुछ नवागंतुक सरदार, इस घोड़े के राजनीतिक लाभ पर दांव लगाने लगे। उन्होंने बगदादी कुलीन पर दबाव डाला कि किस तरह से ये घोड़ा दिल्ली की सैन्य प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। बगदादी कुलीन की बेटी, जिसका नाम रुकमा था, जो पहले से ही शांत और जिज्ञासु थी, ने कहा, ये घोड़ा किसी की ताकत बढ़ाने के लिए नहीं आया। उसने हमें अज्ञात से एक चेतावनी दी है कि हर चीज का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। पर सरदारों ने उस चेतावनी को टाल दिया। उन्होंने दरबार के बाहर मुलायम योजनाएं चलानी शुरू कर दी। किसी का इरादा घोड़े को कहीं छुपाकर उपयोग में लाने का था, किसी का इरादा उसे सेना के भाग्यशाली प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना था। बीरबल ने कुछ संकेत देख लिए। एक रात उन्होंने चुपके से महल के आसपास घूमते हुए उन सरदारों की बातचीत सुनी। उनकी बातें संकेत कर रही थीं कि वे घोड़े की शक्ति को निजी सुविधा के लिए लेना चाहते थे। यह सुनकर बीरबल का चेहरा गंभीर हुआ।
उन्होंने योजना बनाई कि पहले घोड़े की बुद्धि और स्वभाव को समझा जाए। शक्ति के साथ उसके क्या संबंध है, इसका परीक्षण किया जाना चाहिए। बीरबल की जांच। बीरबल ने घोड़े के सामने 3 छोटे छोटे प्रयोग रखे। पहला, घोड़े के सामने एक सुनहरी मोहर रखी गई, ऐसी जिसे शक्ति और धन के संकेत के रूप में समझा जाता था। दूसरा, एक प्याला पानी का रखा गया। तीसरा, एक नरम चादर और फूल जो स्नेह का प्रतीक थे। भीड़ ने यह देखने की जिज्ञासा ली कि घोड़ा किसे चुनता है। अचानक घोड़े ने सुनहरी मोहर की ओर आंख उठाई, पर उसने उसे बहुत हल्के से सूंघा और लौट गया। उसने पानी का प्याला पी लिया, पर चादर और फूल के पास आकर उसने सिर झुकाया और उन्हें स्नेह से उठाया, जैसा कोई मित्र किसी को सहेजता है। भीड़ दंग रह गई। घोड़ा धन को कतई प्राथमिकता नहीं दे रहा था, पर उसने स्नेह और जीवन के संकेतों पर गहन रुचि दिखाई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा जहांपना, निस्फर सिर्फ ताकत या धन की चाह नहीं है, वो उस आत्मा का प्रतीक है जो संरक्षण और अपनत्व चाहती है। षड्यंत्र खुलता है, परंतु सत्ता की लालसा अंधेरी होती है। कुछ दरबारी जिनके मन में भय और अहंकार था, बीरबल की जांचना को अपरिपक्व करार देने लगे। उन्होंने बगदादी कुलीन को राजनैतिक ऑफर दिए, यदि तुम घोड़े को हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें व्यापारिक सुरक्षा और राजधानी के कुछ ठिकानों का अधिकार देंगे। बगदादी कुलीन ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात निस्फर के अस्तबल के पास आग की झलक देखी गई। किसी ने उजागर संकेत छोड़े थे। निस्फर का असली उद्देश्य केवल उड़ना नहीं, वो किसी खोए हुए नजरिए की याद दिलाता है। अगली सुबह जब अकबर ने देखा कि कुछ दरबारी असामान्य रूप से शांत और संयमित हैं, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरा, तुम कुछ सोचते हो, मेरी अदालत को कैसे सुरक्षित रखें? बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपना, सुरक्षा केवल तलवार और घोड़ों से नहीं आती, उसे बुद्धिमानी और न्याय से निभाना चाहिए। निस्फर एक परीक्षा है, जिसने भी उसे अपनाया वो न केवल शौर्य पाएगा बल्कि एक नई जिम्मेदारी भी। वे जानते थे कि जिनके मन में लोभ होगा वे निस्फर का दुरुपयोग कर सकते हैं, और यही समस्या थी जिसे ठीक करना आवश्यक था। रुकमा की कहानी। रुकमा, बगदादी कुलीन की बेटी, अकबर और बीरबल के समक्ष आई और उसकी आंखों में कोई गहरा घाव था। उसने बताया कि निस्फर बगदाद में उनके पुरखों के लिए सिर्फ एक जीव नहीं था, वो उनकी कुलगाथा और आशा का प्रतीक था। पर किसी दिन एक बाहरी शत्रु ने निस्फर को छीनने की कोशिश की और तभी से वो आधा पूरा रहा। हवा में उसका संतुलन बिगड़ गया। रुकमा की आशा थी कि यदि निस्फर को सही गुरु और सहानुभूति मिले तो वो फिर से पूरी तरह उड़ सकेगा। अकबर ने उसकी बात महसूस की और कहा, यदि कोई चीज कष्ट में है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे ठीक करें, पर हमें उस ताकत को शासकीय हित के लिए नहीं बल्कि जनता के भले के लिए उपयोग में लाना चाहिए। बीरबल ने रुकमा से कहा, यदि तुम चाहो तो मैं निस्फर के साथ कुछ समय बिताऊंगा, पर मेरा तरीका अलग होगा। मैं उसे केवल शारीरिक तरीकों से नहीं संभालूंगा, मैं उसके भय और यादों का पता लगाऊंगा। निस्फर के सपने। बीरे सी रातों में बीरबल निस्फर के पास बैठता और उससे बात करता। वो अक्सर जानवरों की भाषा नहीं समझता, पर निस्फर के नयन में वो वही भाव पढ़ पाता जो उसका इतिहास कह रहे थे। उसे लगने लगा कि निस्फर किसी पुराने वादे को पूरा करना चाहता था, एक वादा जिसे उसके पूर्वजों ने हवा और जमीन के बीच बांधा था। जहां सच्चाई और दया मिले वहां उड़ान पूरी होगी। बीरे सी वार्ताओं के बीच बीरबल ने महसूस किया कि निस्फर का डर कहीं गहरे में दबा हुआ है। वो डर था कि यदि उसे सत्तावादी हाथों में दिया गया तो उसकी आज़ादी और जीवंतता खो जाएगी। इसलिए उसने स्नेह और सुरक्षा दोनों को परखा। धन के आगे न झुकना इसी का परिणाम था। अध्याय 9, दरबार की परीक्षा। अकबर ने सोचा कि सब कुछ जांचने के बाद एक सार्वजनिक परीक्षा कराना चाहिए, जहां घोड़े की उड़ान केवल दिखावे नहीं रहे बल्कि उसके साथ जुड़े मानवीय मूल्यों की भी परख हो। उसने आदेश दिया कि पूरे शहर को बुलाया जाए और विभिन्न लोगों से कहा जाए कि वे अपनी अपनी समस्याएं और इच्छाएं निस्फर के सामने रखें। किन्हीं ने कहा कि वे घोड़े की सैन्य उपयोगिता चाहते हैं, कुछ ने कहा कि वे उसे न्याय के प्रतीक के रूप में देखना चाहते हैं, कुछ ने चिंता जताई कि यदि वो गलत हाथों में गया तो जनता पर दमन होगा। बीरबल ने यह प्रस्ताव रखा कि यह परीक्षा आधी शारीरिक और आधी मनोवैज्ञानिक होगी। घोड़े को यह समझना होगा कि जो उसे अपनाता है
वो न केवल शक्ति के लिए ले रहा है बल्कि उसका भरण पोषण, सम्मान और आजादी भी देगा। ये परीक्षा अकबर की सूझ और जनता के विश्वास की परख थी। षड्यंत्र का खुलासा। परीक्षा के दिन कुछ अनपेक्षित घटनाएं हुई। वे साजिशकर्ता जो घोड़े को चुराने की प्लानिंग कर चुके थे, एक अचानक शोर शराबे के बहाने घोड़े के पास पहुंचे, परंतु बीरबल ने पहले से सब कुछ पहचान लिया था। उसने अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों को छिपाकर उस क्षेत्र में स्थित कर रखा था। जब षड्यंत्रकर्ता ने घोड़े को छूने की कोशिश की, निस्फर ने एक हल्की सी आहट ली और हवा में ऊपर उठ गया, पर उसके पंख हिलने लगे। वह अस्थिर था। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, निस्फर, मत डर, ये लोग तुम्हें नहीं समझ सकते। ये लोग शक्ति के चक्कर में तुम्हें खिलौना समझ बैठे हैं। भीड़ में उछाल आया। उस क्षण अकबर ने सख्ती के साथ आदेश दिया और षड्यंत्रकर्ता पकड़ लिए गए। पर असली मोड़ तब आया जब पकड़े गए लोगों में कुछ ऐसे नाम थे जिनके प्रति अकबर का भरोसा बढ़ा था। ये बात दरबार में खलबली मचा गई। विश्वास की परतें फटने लगी। यहाँ तक कहानी का ये भाग एक ठोस, भावनात्मक और घटनापूर्ण आधार देता है। इसमें पात्रों का परिचय, प्रमुख समस्या, निस्फर की उड़ान और उसे लेकर लालसा, बीरबल की सूक्ष्म चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता सब कुछ शामिल है। आगे के हिस्से में मैं निम्न चीजें विकसित करूंगा। निस्फर का वास्तविक इतिहास और उसके पूर्वजों के साथ हुआ धोखा, रुकमा का अतीत और उसका बगदाद छोड़ने का कारण जो कि कहीं अधिक जटिल और भावुक है, एक बड़े षड्यंत्र का खुलासा जिसमें महल के भी पुराने संबंधी शामिल होंगे और बीरबल का चालाक समाधान। निस्फर का एक अंतर्धार्मिक जादुई पक्ष, वो केवल उड़ता नहीं बल्कि हवा के साथ संवाद भी कर सकता है। उसकी उड़ान की कुंजी यादों और निष्ठा में निहित है। एक निर्णायक युद्ध सा दृश्य जहां शक्ति का आधार हृदय और न्याय से परखा जाएगा, न कि केवल तलवार और घोड़े से। उपसंहार, निस्फर की अंतिम उड़ान, अकबर का न्याय और बीरबल की हंसी के साथ एक मधुर समापन और एक नैतिक संदेश। आप बताएं, मैं अगला भाग तुरंत लिख कर दे देता हूं। अध्याय 11, निस्फर की आवाज। निस्फर का अस्तबल अब महल का वो कोना बन गया जहां बीरबल अक्सर देर तक ठहरता। जिस दिन उसने बीरबल के सामने आंखें बंद करके गहरी सांस ली, बीरबल ने महसूस किया कि घोड़े की यादों में कुछ पुरानी आवाजें ज्वार की तरह उठती हैं। हवा की गुहाओं में खोए हुए लोकगीत, बगदाद के बाजारों की चीख पीक और एक ऐसा गीत जिसे सिर्फ नितांत सम्मान और अपार विश्वास के साथ गाया जाता था। बीरबल ने चुपचाप रुकमा की ओर देखा। उसकी आंखों में वही संवेदनशीलता थी, पर साथ ही एक संकल्प भी जिसे वर्षों की दूरी ने मजबूत कर दिया था। रुकमा ने धीरे से कहा, निस्फर तब से संतुलित नहीं रहा जब मेरे पुरखों ने उसे एक युद्ध में ढाल और शख्सियत दोनों मान लिया। पर उसने उड़ान को केवल ताकत नहीं समझा, वो उसे आजादी और भरोसे का प्रतीक मानता था। जब उसे जकड़ा गया तब उसने अपना संतुलन खो दिया। बीरे सा भाव लेकर बीरबल ने कहा, तो समस्या सिर्फ शारीरिक नहीं, उसकी आत्मा में कटाव है। हमें वो यादें खिलानी होंगी जो उसे पूरा करती हों, लड़ाई की नहीं पर स्पर्श और वादा की। मिशन बहुत सूक्ष्म होगा। हमें उसकी आत्मा का भरोसा जीतना होगा, न कि केवल उसके शरीर का नियंत्रण। निस्फर मानो लोग क्या कह रहे हों, धीरे धीरे सिर उठाकर उनसे देखता। उसकी आंखों में दर्द था, पर सोचा सा भी कुछ आश्वासन। बीरबल ने समझ लिया कि घोड़े की भाषा श्लोके या शब्दों में नहीं, पर भावों और प्रतीकों में है। पहला निश्चय ये था कि वे निस्फर की वो स्मृति खोजें जो उसे आधा उड़ाकर छोड़ गई थी। अध्याय 12, बगदाद की परछाइयां। एक पुराने दस्तावेज के टुकड़े ने बीरबल को संकेत दिया। रुकमा ने बगदाद से लाए हुए एक पत्र की ओर इशारा किया जिसमें निस्फर के पूर्वजों के नाम और एक वादा लिखा था। वो जो निस्फर को अपनाता है वो पहले निस्फर के प्रति वफादारी दिखाएगा। निस्फर जनता का संरक्षक होगा। पर उस वादे के आगे एक काली छांव भी थी, एक पुराना संघर्ष जो घोड़े की पीढ़ियों में घटा था। बीरबल ने कहा, शायद निस्फर का विचलन तब शुरू हुआ जब किसी ने उसे राजनैतिक निष्ठा के साथ बांध दिया, उसे सैन्य ध्वज बना दिया गया। यहां सच्चाई ने एक नया रूप लिया। बगदाद के एक सामंत ने निस्फर को अपनी महत्वाकांक्षा की डोरी से बांधा। उसने घोड़े के साथ युद्ध के जज्बे को जोड़ा, पर उस जज्बे ने घोड़े की जड़ों से उसका भरोसा खींच लिया। निस्फर ने महसूस किया कि उसे जिस प्रेम और परोपकार की आदत थी, उसे उन अपेक्षाओं ने छिन्न भिन्न कर दिया था। बीरे सा हल्का मुस्कान लेकर बोला, हमें निस्फर को वही वातावरण देना होगा जो उसके पूर्वज देते थे, सरल, ईमानदार और दूसरों की सुरक्षा के लिए समर्पित। पर यह सब कागजों और दावों से नहीं होगा। हमें सार्वजनिक रूप से यह दिखाना होगा कि निस्फर किस तरह का नेतृत्व चाहता है। अध्याय 13,
षड्यंत्र की गहराई। उसी समय बीरबल ने दरबार में जो नाम देखे थे वे अब और अर्थ रखने लगे। कुछ सरदार, मिर्जा फैज, राजकुमार बलवंत और एक 12 मासी दूत अमीरुल हक, वे तीन जो सार्वजनिक रूप से निस्फर की उपयोगिता गिनाते थे, वास्तव में पिछली कुछ रातों में अस्तबल के पास कुछ संदिग्ध मुलाकातें कर रहे थे। बीरबल को शक हुआ कि वे निस्फर को छीनकर उसे अपने निजी प्रतीक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने पर आमादा थे, परंतु ये भी स्पष्ट था कि उनके अभियान की परतें ज्यादा गहरी थीं। उनके कुछ सहयोगी शहर के बाहर कस्बों में भी सक्रिय थे। यदि उन्हें कामयाबी मिलती तो निस्फर केवल एक हथियार बनकर रह जाता और जनता की रक्षा का वादा टूट जाता। बीरेसा गंभीरता से बोला, जहां पना, समस्या ये है कि शक्ति का लालच अक्सर अनुबंधों और वादों को मिटा देता है। हमें ऐसी स्थिति बनानी होगी जिसमें निस्फर की वफादारी स्पष्ट रूप से जनता के लिए बाध्य हो और जो भी उसे हथियाने की कोशिश करे वो जनता के सामने खुद को बेनकाब कर दे। अकबर ने कहा, तुम बताओ बीरा, पर सावधानी से, जिनके नाम तुमने लिए हैं वे मेरे निकट हैं। बीरेसा उत्तर आया, सावधानी से पर चालाकी से। मैं एक ऐसा मंच बनाऊंगा जहां दिखावे काम नहीं आएंगे, जहां नियत की असलियत सामने आ जाएगी। अध्याय 14, हवा का दर्पण। बीरेसा की योजना सरल पर नाटकीय थी। उसने महल के मुख्य मैदान में एक विशेष समारोह का आयोजन किया जिसमें न केवल पूरी राजधानी बल्कि आसपास के गांवों से भी लोग बुलाए गए। उद्देश्य स्पष्ट रखा गया, निस्फर को एक सार्वजनिक शपथ दिलाई जाएगी कि वो किसका संरक्षक बनेगा, पर शपथ देने से पहले उस व्यक्ति की मंशा की परीक्षा होगी। बीरेसा ने मैदान के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण रखा, पर यह साधारण दर्पण नहीं था। उसने उसे हवा का दर्पण कहा। बीरबल ने समझाया कि यह दर्पण किसी के भी इरादों को परावर्तित कर देगा। जिस तरह हवा चेहरे पर झोंका देती है, उसी तरह दर्पण भी आत्मा के झोंकों को उजागर करेगा। ये दर्पण असल में एक चालाक युक्ति थी। बीरेसा ने कुछ भक्तों और सेवकों को दर्पण के आसपास छिपा कर रखा था, जो चेहरे और चाल से इरादों की पहचान कर लेते थे। समारोह में पहले रुकमा ने निस्फर के लिए एक गीत गाया, वो गीत जिसने घोड़े की स्मृति को छू लिया। निस्फर का शरीर शांत हुआ, पंखों की लकीरें सपाट पड़ गईं और वो मानो गीत के साथ सामंजस्य बैठा रहा। फिर बीरबल ने कहा कि वे सबसे पहले उन लोगों को बुलाएंगे जो निस्फर को अपने नाम पर लेना चाहते थे, पर पहले दर्पण के सामने खड़े होंगे। सबने सोचा कि ये केवल रस्म है, पर दर्पण ने वे चेहरे बदल दिए जिनके इरादे काले थे। मिर्जा फैज का चेहरा, जो लालसा से तड़प रहा था, दर्पण में बढ़कर कठोर और निकालू दिखा। उसका असली स्वभाव सामने आ गया। राजकुमार बलवंत का चेहरा गर्व और दम से विकृत था। कुछ अन्य लोग जो पहले दोस्त जैसे लगते थे, दर्पण में पाने की इच्छा का भार दिखा रहे थे। जनता ने तब तक चुप्पी तोड़ दी। कई लोग गुस्से और आश्चर्य से भर उठे। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जो लोग अपने स्वार्थ के लिए निस्फर को चाहेंगे, वे स्वयं अपने अंदर की तस्वीर दिखा रहे हैं और जनता इसे देख रही है। निस्फर को अब ऐसे हाथों में नहीं दिया जाएगा। अध्याय 15, षड्यंत्र का उजागर होना। दर्पण के प्रभाव ने षड्यंत्रकर्ताओं को बेचैनी में डाल दिया। कुछ तो तुरंत नजरें झुकाकर भीड़ से निकलने लगे, पर कुछ ने अपनी चाल जारी रखने की कोशिश की। उसी समय बीरबल के छिपे हुए सेवक सक्रिय हुए। उन्होंने मिर्जा फैज और उसके साथियों के बीच की रातों रात की आवाजों और लेन देन के प्रमाण जनता के सामने रख दिए। पेड़ों के नीचे रखे चिट्ठों, कुछ गुप्त गहनों का आदान प्रदान और कुछ दस्तावेज जो स्पष्ट कर रहे थे कि वे लोग निस्फर को हथियाकर निजी शक्ति और लाभ के लिए योजनाएं बना रहे थे। भीड़ का मूड पलट गया। पहले जो लोग लालसा में थे वे अब शर्मिंदा और चुप हो गए। अकबर ने ठंडी आवाज में कहा, जो भी मेरे राज्य के ऊपर राष्ट्रहित को खतरे में डालेगा उसे जनता के समक्ष जवाब देना होगा। कार्रवाई तुरंत हुई। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ को हवालात भेजा गया और बाकी को महल से निष्कासित होने की सजा मिली। पर बीरबल ने कहा कि दंड केवल प्रारंभ है, असल काम निष्कर का पुनर्निर्माण है। अध्याय 16, विश्वास की परीक्षा। अब जब बाहरी खतरे कुछ हद तक टल गया, बीरबल ने निस्फर की आध्यात्मिक चिकित्सा शुरू की। उसने रुकमा के साथ मिलकर घोड़े के लिए एक छोटा सा रीट्रेसिंग कार्यक्रम बनाया, जहां निस्फर को उसके पुरखों के गीत, उन स्थानों की खुशबू और छोटे छोटे दयालु कर्म दिखाए गए। एक बूढ़ी औरत को बचाने से लेकर एक बच्चे को रास्ता दिखाने तक।
धीरे धीरे निस्फर ने यह समझना शुरू किया कि उसकी उड़ान केवल विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि सहायता और रक्षा का माध्यम भी है। एक शाम जब सूर्य ढल रहा था और महल की दीवारों पर सुनहरा साया पड़ रहा था, निस्फर ने अचानक पूरी तरह से उड़ान भरी। पहले कुछ इंच, फिर कुछ गज, पर 20 बार उसने किसी की आज्ञा से नहीं, अपने ही आत्मविश्वास से उड़ान भरी। वो आसमान में लहराकर महल के ऊपर चक्कर लगाकर आया और फिर अकबर के सामने शांत मुद्रा में लौट आया। भीड़ जो मैदान में खड़ी थी उसने तालियां बजाईं, पर तालियों के बीच बीरबल की आंखों में एक सुखद गंभीरता थी। बीरे शाह ने कहा, देखा जहांपना, निस्फर ने अपनी उड़ान पुनः पाई, पर यह सिर्फ शारीरिक नहीं है। उसने देखा कि यहां जो सत्ता है वो जनता के भले में है और तभी वो पूरा होगा। अब सवाल बस इतना है, हम उसे कैसे संरक्षक के रूप में नियुक्त करें ताकि उसकी आज़ादी और जनता दोनों सुरक्षित रहें। अध्याय 17, शपथ और शर्तें। अकबर ने तय किया कि निस्फर को एक सार्वजनिक दीक्षा दी जाएगी, पर एक नई शपथ के साथ। उसकी शर्तें सरल पर कठोर थीं। 1. निस्फर को किसी भी तरह के सैन्य दंड के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो अपने आप में जनता का संरक्षक होगा। 2. जो भी उसे अपनाएगा उसे पहले जनता के सामने 5 सार्वजनिक वादे करने होंगे: न्याय, संरक्षण, दया, विश्वास और स्वतंत्रता का वचन। 3. किसी भी व्यक्ति द्वारा वाचाभंग पाए जाने पर जनता के प्रतिनिधियों का अधिकार होगा कि निस्फर की देखभाल वापस ले ली जाए। रुक्मा ने जब ये शर्तें पढ़ीं तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी कि ये वही रूप है जो उसने चाहते हुए देखा था। निस्फर को हथियार नहीं, बल्कि भावनात्मक और सामाजिक जिम्मेदारी दी जा रही थी। अकबर ने शांति से कहा, यदि कोई भी राजा या सरदार इन शर्तों को नहीं मानता तो निस्फर का असली उद्देश्य जोखिम में रहेगा। हमें यह दिखाना होगा कि शक्ति के साथ न्याय है और न्याय के साथ शक्ति। अध्याय 18, एक नया आरंभ। समारोह के दिन अकबर ने निस्फर के सामने खड़े हुए लोगों के समक्ष घोषणा कर दी कि निस्फर अब जनरक्षक होगा, एक ऐसा पद जो किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं बल्कि सामूहिक प्रतिबद्धता का चिन्ह होगा। रुक्मा ने निस्फर के सिर पर हल्का सा मुकुट रखा जो प्रतीक था। मुकुट इसलिए नहीं कि वो राजा बने, पर इसलिए कि वो अब उन वादों का धारी था जिनके लिए वो उड़ता था। भीड़ में से कुछ लोगों ने आंसू बहाए, कुछ ने राहत की सांस ली। मिर्जा फैज और उसके साथियों को व्यावहारिक और कानूनी दंड दिए गए। बीरबल ने अकबर के कान में धीरे से कहा, जहांपना, हर बड़ी चीज नवीन समझदारी मांगती है। हमने निस्फर की उड़ान बचा ली, पर असली काम तो अब शुरू होता है, उसे समाज में एक उपयोगी, दयालु और आजाद संरक्षक बनाना। अकबर ने बड़े गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने न केवल एक अद्भुत जीव को बचाया, बल्कि हमारे राज्य की आत्मा को भी कायम रखा। निस्फर ने एक बार फिर से आकाश की ओर देखा, पर इस बार उसकी आंखों में न केवल उड़ान की चाह थी, बल्कि एक नई समझ भी थी कि उड़ना तब पूरा होता है जब उसका मतलब जमीन के लोगों के लिए कुछ करे। ये भाग निस्फर के अतीत और उसके पुनर्जागरण का बड़ा मोड़ है। षड्यंत्र खंडित हुए, निस्फर ने अपनी पूर्ण उड़ान की शुरुआत पाई और उसने महल व जनता के बीच एक नए प्रकार का संबंध तय किया। अगला भाग कहानी के अंतिम संघर्ष, कुछ भावनात्मक उलझने, रुक्मा का निजी संघर्ष, कुछ न्यायिक चुनौतियां और उपसंहार के लिए रास्ता खोलेगा, जहां बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता निस्फर के लिए अंतिम रूप देने में निर्णायक होंगी। अध्याय 19, पुराने घाव का खुलासा। समारोह के हल्के हल्के उत्सव के बाद भी महल में एक अजीब चुप्पी रही, ऐसा जितना शांति के बाद का सन्नाटा। रुक्मा अक्सर निस्फर के साथ अकेले उभरती, परंतु उसके चेहरे पर जो हल्की मुस्कान थी उसके पीछे एक पुराना दर्द छुपा हुआ था। एक शाम जब चांद की किरणें अस्तबल की खिड़की से उतरकर निस्फर की पीठ पर पड़ रही थीं, रुक्मा ने बीरबल को बुलाया। बीरा, उसने धीरे कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने बगदाद क्यों छोड़ा? क्यों मैंने निस्फर को यहां भेजा और फिर खुद आ गई? बीरबल ने शांत चित्त से कहा, अगर तुम बताना चाहो तो, पर याद रखो, कहानी की सबसे गहरी परतें अक्सर वही होती हैं जो खुद बताने में झिझकती हैं। रुक्मा ने आंखें झपकीं और बताया, उसके पिता उस समय एक छोटे से सामंत थे जिनका मोह बगदाद के कुछ व्यापारियों के साथ गहरा था। एक बार जब बस्तियां लड़ाई की आग में घिरीं तो उनके क्षेत्र में एक बड़े सामंत ने हमला किया। उस हमले में निस्फर का भी प्रयोग सैन्य शक्ति के लिए किया गया और वो वही पल था जब निस्फर ने जनरक्षक की भूमिका खो दी। रुक्मा ने हृदयभेदी आवाज में कहा,
हमने निस्वर को केवल शक्ति के प्रतीक के रूप में देखना शुरू कर दिया। उसने सैकड़ों जिंदगियों को बचाया, पर उसने वही भी किया जिसने उसे बांधा। उसने देखा कि लोग उसके पीछे लड़ते हैं और वो भी रुक गया। मैं उसे बचाना चाहती थी, पर उसके पास आने की वजहें भी थीं जिन्हें मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। बीरेसा ने कहा, तुम्हारा अपराध नहीं बल्कि तुम्हारी जिज्ञासा और दया थी जिसने तुम्हें यहां लाया। पर अब प्रश्न ये है कि तुम अपने अतीत और अपनी गलती को कैसे दूर करोगी। रुकमा ने ठहरी आवाज में कहा, मुझे जनता का न्याय चाहिए और निस्फर की पूरी आजादी। पर मेरे भीतर एक और डर भी है। यदि महल का कोई और हिस्सा फिर से उसे सत्ता के खेल में फंसाने की कोशिश करे तो मैं उसे रोक पाऊंगी या नहीं। बीरेसा ने उसके हाथ थामा और कहा, तुमने पहला कदम उठाया, यह सबसे कठिन था। बाकी का मार्ग सामूहिक है। तुम अकेली नहीं हो, अकबर और जनता साथ हैं। पर साथ ही हमें सावधान रहना होगा। वो लोग जो अभी भी अपनी भूख छिपाए बैठे हैं वे फिर कोशिश कर सकते हैं। अध्याय 20 राजनीति की नई चाल। निस्फर की दीक्षा के बाद भी कुछ दरबारी पिघल नहीं रहे थे। मिर्जा फैज और उसके समर्थक, जिनका अपमान सार्वजनिक हुआ था, प्रतिशोध की आग से जल रहे थे। मिर्जा ने सोचा कि यदि निस्फर को लेकर उसने जो आरोप लगाए थे उन्हें पलटा दिया जाए तो वो जनता में शंका पैदा कर देगा। उसने कुछ पुराने रिश्तों का उपयोग करते हुए शहर के कुछ कुटिल तत्वों से हाथ मिला लिया। वे लोग अफवाहें फैलाते रहे कि निस्फर महल के ऊपर संकट ला रहा है, कि उसकी उड़ान से लोग डर रहे हैं, कि वो काले प्रभाव में आ गया है। बीरेसा ने यह महसूस कर लिया। उसने अकबर को सुझाव दिया कि स्वतंत्र जांच कराई जाए, पर साथ ही जनता को भी सत्य बताया जाए ताकि भय की जगह विश्वास रहे। अकबर ने बैठक बुलाई और कहा, हम किसी की चाल से नहीं डरेंगे। यदि कोई आरोप प्रतिकूल हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से परखा जाएगा। भय का इलाज केवल सत्य से होता है। ये राजनीति का एक नया अध्याय था जहां बीरबल और अकबर ने पारदर्शिता की नीति अपनाई। वे चाहते थे कि लोग निस्फर के साथ जुड़ें, ना कि उससे डरें। उन्होंने बाजारों में वार्तालाप आयोजित किए जहां लोग अपने सवाल पूछ सकते थे। बीरबल स्वयं बच्चों के साथ खेलने आया और निस्फर का व्यवहार दिखाया। वो एक बार फिर बच्चों के साथ खेलकर उनके साथ सहानुभूति दिखाने लगा। कुछ दिनों में अफवाहों की हवा थमने लगी, पर मिर्जा फैज का गुस्सा गहरा होता गया। अध्याय 21 एक मानवीय जंग। मिर्जा ने अब हिंसक योजना पर उतर आया। उसने कुछ बंदूकधारियों को नियोजित किया जो रात के अंधेरे में निस्फर को चुरा कर ले जाने का प्रयास करेंगे। पर बीरबल की चौकसी पहले से सतर्क थी। उसने महल के चारों ओर नए पहरेदार और गुप्त संदेशवाहक तैनात कर रखे थे। एक रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, अंधेरे में कुछ आकृतियां अस्तबल की ओर बढ़ीं। वे चुपके से घोड़े के पास पहुंचे, पर तभी एक हल्का लालच भरा सायरन नहीं, बीरबल के छुपे हुए साथी बाहर आ गए। एक छोटी मोटी भिड़ंत हुई, कई लोग पकड़े गए, पर मिर्जा फैज खुद तो नहीं पकड़ा गया। वो छिपने में सफल रहा, पर उसका घनघोर संदेश महल तक पहुंच चुका था। उसने खुलासा कर दिया कि अगर निस्फर को वापस नहीं लिया गया तो वो शहर को हिंसा में घेर देगा। अब मामला केवल एक चोरी का नहीं रहा, ये एक युद्ध सी बात बन गई। निस्फर के कारण शहर के लोग भय में थे। अकबर ने फौरी निर्णय लिया। उसने प्रदेश के गणमान्य व्यक्तियों को बुलाया और कहा, यदि कोई हिंसा करेगा तो मैं उसे गंभीरता से निपटाऊंगा। पर सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि क्या हम निस्फर को किसी एक व्यक्ति के संरक्षण में रखते हैं या उसे समुदाय के अधीन एक सार्वजनिक संरक्षक बनाते हैं। अध्याय 22 जनमत का निर्णायक मोर्चा। अकबर ने प्रस्ताव रखा कि निस्फर की देखभाल और निर्णयों के लिए एक जन परिषद बनाया जाए, जिसमें गांवों और शहरों के प्रतिनिधि, बुजुर्ग और न्यायाधीश शामिल होंगे। प्रस्ताव ये था कि निस्फर के किसी भी उपयोग के निर्णय में परिषद की सहमति आवश्यक रहेगी। मिर्जा फैज जैसे लोग, जिसने व्यक्तिगत लाभ की योजना बनाई थी, इस व्यवस्था से असमर्थ थे। पर जनता के बीच विश्वास बढ़ने लगा। लोगों ने महसूस किया कि अब निस्फर किसी एक व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं, बल्कि उनकी रक्षा की गारंटी है। परिषद की पहली बैठक में बहस गर्म थी। मिर्जा के समर्थकों ने आरोप लगाए कि परिषद सत्ता को बिखेर देगी और निर्णयों में देरी होगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, देरी कभी कभी सही निर्णय का मार्ग है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका फैसला जनता में स्वीकार्य हो वही स्थायी होता है। चर्चा के बाद निर्णय सामूहिकता के पक्ष में हुआ। निस्फर के लिए ये कदम एक ऐतिहासिक मोड़ थे, पर कई लोगों का मानना था कि मिर्जा जैसी शक्तियां अभी भी कहीं छुपी हैं। अध्याय 23
मिर्जा का अंतिम षड्यंत्र। वो आंधी दिन दूर नहीं था जब मिर्जा ने अपने सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने महल के कुछ अंदरूनी लोगों को रिश्वत देकर ये खबर फैला दी कि निस्वर की उड़ान से आसपास के गांवों में सूखा फैल सकता है, अर्थात ये एक अंधविश्वास को हवा देने जैसा था। ये भावना गांवों में पहुंचते ही भय बन गई। ग्रामीणों की फसलें सर्दियों में बेजान दिखना शुरू हुईं। लोगों ने सोचा कि निस्वर की उड़ान ने उनके मौसम को प्रभावित किया, जबकि ये एक स्वाभाविक प्राकृतिक चक्र था, पर अफवाहों ने इसे सत्ता की चाल में बदल दिया। बीरे सा ने कहा, हमें विज्ञान और दलील से इस भय का इलाज करना होगा। अंधविश्वास का मुकाबला केवल सत्य से होता है। उन्होंने निस्वर के साथ कुछ किसान मंडलों का दौरा किया, जहां माली और बुजुर्गों को मौसम के चक्र और सेहत की बातें बताई गईं। मिलकर वैज्ञानिकों और विद्वानों ने फसलों का निरीक्षण किया और साबित किया कि निस्वर का उड़ना मौसम पर प्रभाव नहीं डालता। धीरे धीरे गांवों का भरोसा वापस आया, पर मिर्जा का गुस्सा और अधिक खतरनाक रूप धारण कर गया। अध्याय 24, निर्णायक सुबह। अंततः एक सुबह मिर्जा ने खुलेआम महल के सामने एक बड़ी भीड़ इकट्ठी कर ली। उसने दावा किया कि निस्फर दरअसल एक विनाशकारी शक्ति है और उसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। भीड़ में कुछ लोग भय से सहमत हो रहे थे। यही वो समय था जब अकबर और बीरबल ने जनता के सामने एक आखिरी वक्तव्य दिया। अकबर ने कहा, शक्ति खुद बुरी नहीं होती, उसका उपयोग किसने और क्यों किया वही प्रश्न है। हमने निस्फर को इस शहर की रक्षा और दया का प्रतीक बनाया है, ना कि किसी की शान का। बीरबल ने अपनी तीक्ष्णता से जनता का ध्यान बांधा। उसने मिर्जा के सभी तर्कों का तार्किक ढंग से खंडन किया और स्पष्ट कर दिया कि डर फैलाने वालों के पीछे जो मकसद हैं वे सत्ता और लाभ हैं, ना कि जनता की भलाई। फिर उसने भीड़ से कहा, अब मैं एक प्रस्ताव रखता हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मिर्जा और उसके समर्थकों के विरुद्ध एक सार्वजनिक न्यायिक सुनवाई होगी, जहां वे अपने आरोप साबित करेंगे। पर अगर वे झूठ साबित होते हैं तो उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। भीड़ में शोर हुआ, पर जब सिंदूक खोलकर सबूत और गवाह सामने रखे गए, मिर्जा के षड्यंत्र स्पष्ट हो गए। उसकी योजनाएं, रिश्वत के प्रमाण और गांवों में फैलाई गई अफवाहों का तार एक साथ जुड़ गया। जनता ने अपना निर्णय सुनाया। मिर्जा को सार्वजनिक रूप से निंदा मिली और उसके संसाधन जब्त कर दिए गए। नोट: ये काल्पनिक कहानी है। ऐतिहासिक संदर्भों और पात्रों का उपयोग साहित्यिक कल्पना के लिए किया गया।